हेलो। आज हम लोग सेमेस्टर 2 के MNV 7A के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन में यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 4 में पढ़ना है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? अगर इसको साधारण भाषा में समझें तो बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब है कि जो पारंपरिक तरीका है जिसमें यह माना जाता था कि शिक्षक जो कहते हैं वही सही है, शिक्षक जो करते हैं सिखाने का जो भी तरीका अपनाते हैं वही सही है, और जितना भी तरह का सूचना है, जानकारी है, उसका एकमात्र स्रोत शिक्षक हैं। और बच्चे को शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को सारी बातें फॉलो करनी चाहिए, सीखनी चाहिए जो बच्चों को सिखाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। लेकिन वर्तमान दौर में यह जो विचार है वह बाल केंद्रित शिक्षा का विचार है और इसे लेकर आया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, हर एक बच्चे की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो सकती है। बच्चे की रुचि क्या है, हर एक बच्चे की रुचि अलग अलग हो सकती है। किसी को मैथ्स में रुचि है, किसी को इंग्लिश में रुचि है, किसी को संस्कृत में रुचि है। तो अलग अलग रुचि के बच्चे हो सकते हैं, उनकी क्षमता भी भिन्न हो सकती है। कोई धीरे सीख सकता है, कोई जल्दी जल्दी सीख सकता है। तो उनकी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और उन्हें सीखने के लिए तैयार करना, उन्हें सिखाना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। अब शिक्षक जब सिखाते हैं, जनरली जब शिक्षक केंद्रित होता है तो बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि क्या उनके लिए सीखना ज़रूरी है, जो हम सिखा रहे हैं उनकी ज़रूरत का है कि नहीं, प्रासंगिक है उनके लिए कि नहीं, बस हम सिखाए जा रहे हैं। फिर हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा को जो सिखा रहे हैं उसको सीखने में उसे कोई इंटरेस्ट है भी कि नहीं, उसको कोई रुचि नहीं है और हम सिखा रहे हैं तो उसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। बच्चे की क्षमता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हाल के दिनों में देखे होंगे कई तरह के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मछली बहुत अच्छा तैर सकती है, लेकिन उसको बोले पेड़ पे चढ़ने के लिए तो नहीं चढ़ सकता है। बंदर बहुत अच्छा पेड़ पर चढ़ सकता है और उसको मछली के साथ कंपटीशन करने बोले कि तू तैर मछली के साथ, तो वो नहीं तैर सकता है। अर्थात सबकी, हर एक की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, तो उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें सिखाना, उनकी गति के साथ चलना, ये महत्वपूर्ण होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई? एक तो उनकी आवश्यकता क्या है, दूसरी उनकी रुचि क्या है, तीसरी उनकी क्षमता क्या है। इसको ध्यान में रख करके अगर यदि हम पढ़ाते हैं तो वह बाल केंद्रित शिक्षण होता है। इसमें और क्या होता है कि बच्चा का स्वाभाविक जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा मतलब समझ रहे हैं, मन में एक उत्सुकता उठी, कोई सवाल उठा, कोई चीज़ का खोज का चाहत उठा, कोई समस्या का समाधान का तरीका ढूंढने की इच्छा हुई। ये नेचुरली जो उसके अंदर उठा, कोई उठाया नहीं, अलग से बताया नहीं कि ये करो, उसके खुद के अंदर यह जिज्ञासा उठी, तो उसको बोलेंगे स्वाभाविक जिज्ञासा। और किसी चीज़ का फिर हल ढूंढने का जो नेचुरल प्रवृत्ति है, इसका उसके अंदर विकास होता है। ये कब मिलेगा मौका? जब वो बाल केंद्रित शिक्षक होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में यह काम नहीं हो सकता है, उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को बल नहीं मिलेगा और ना ही सीखने की प्रवृत्ति को उसमें फ़ायदा होगा। आगे है कि यह जो हम बता रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी नींव कहाँ कहाँ पड़ी,
मतलब किन किन लोगों के विचारों से मिलकर के बाल केंद्रित शिक्षा को आज हम लोगों के सामने लाया गया है। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है, वह है ड्यूई। जॉन ड्यूई हुए। जॉन ड्यूई, मारिया मोंटेसरी और महात्मा गांधी, ये 3 प्रमुख लोग हैं जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है या बताया है। जॉन ड्यूई ने क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि अनुभवों के माध्यम से बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। अब एक्सपीरियंस कैसे करेगा कोई बच्चा? जब वो प्रैक्टिकल करेगा, खुद वो काम को करेगा, और खुद वह काम को करेगा, खुद प्रैक्टिकल करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको आज़ादी दिया गया है, उसको अपने अनुसार से काम करने दिया गया, उसको स्वतंत्रता दिया गया है, कि ग्रुप के साथ काम करने का अवसर दिया गया है, तब ये कर सकता है। उसी को आगे मारिया मोंटेसरी क्या कहती हैं कि बच्चों को अपने तरीके से सीखना चाहिए और उसे प्रयोग करने की स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, वो प्रैक्टिकल कर सके अपने से, इसका आज़ादी उसे दिया जाए। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा वह है जो आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? सिर्फ किताबें पढ़ करके हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कुछ खुद करना होगा। तो खुद कब करेंगे? अनुभव कब करेंगे? जब हमें कुछ खुद करने दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं आत्मनिर्भर और प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बने, कि नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ही है आदमी को आत्मनिर्भर बनाना और व्यवहारिक बनाना। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारे तत्व मिल करके, ये 3 जो महान शिक्षाविद हुए, इन्होंने जो अपने जीवन अनुभवों को जो रखा है, लोगों के सामने जो बताया है, वह जो है इसका आधार है बाल केंद्रित शिक्षण का। इस पद्धति में होता क्या है? इस पद्धति में शिक्षण में शिक्षक जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। शिक्षक बच्चों को कंट्रोल नहीं करता है। क्लासरूम में क्या होता है? बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, इधर देखो, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, ये पढ़ो, ये लेसन याद किया कि नहीं किया, ये चीज़ बताया जाता है। लेकिन बाल केंद्रित में क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की मनोदशा के अनुरूप सब कुछ किया जाता है, उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, वो गाइड करते हैं, एक सही वातावरण का निर्माण करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि तुम ठीक है, तुम लोग ग्रुप बना लो और ये काम करो। एक काम वे अपने ढंग से कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के साथ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? जब शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे और शिक्षार्थी जो है वो समूह में प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, खेल खेल में जब चीज़ों को सीखेंगे, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए वे सीखेंगे, तो वे उस सीखने को अनुभव जनित अधिगम बोलेंगे या एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलेंगे। तो इस तरह का जब शिक्षा होगा तो क्या होगा, उससे क्या क्या फायदा हो सकता है? एक तो बच्चे को अपनी क्षमता को जानने में मदद मिलेगी, वे स्वयं को क्षमता को जान सकेंगे, एक पहला काम होगा। दूसरा क्या चीज हो सकता है कि हर एक के अंदर क्रिएटिविटी छुपा हुआ है। हर एक बच्चा यूनिक तरह से कुछ कल्पना कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कोई चीज़, और कल्पना को वो साकार कर सकता है या वो अलग अलग फॉर्म में उसको निरूपित कर सकता है। तो उसकी सृजनशीलता को, रचनात्मकता को बाहर आने का अवसर मिलता है जब ये बाल केंद्रित शिक्षण देते हैं। अब शिक्षक केंद्रित जब रहेगा तो शिक्षक जो बोलेंगे उसका जवाब देगा खाली बच्चा, और कुछ अलग से करेगा ज़्यादा नहीं। शिक्षक जो बोलेंगे उसको सुनेगा और कुछ ज़्यादा करेगा नहीं। तो सबसे पहला जो फायदा है उसका रचनात्मकता को बल मिलता है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। कोई समस्या में फंस गया कोई बच्चा, कोई काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उसको प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गया,
तो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, वो क्रिटिकली थिंकिंग जब होगा, वो इस तरह से आलोचनात्मक रूप से जब सोचेगा, तब वो उसका समाधान मिल सकता है। उसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सोचेगा, सोचेगा कि समस्या का रूट क्या क्या हो सकता है, उसके सॉल्यूशंस क्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उन सब पर जब वो विचार करेगा तब वो सही नतीजा पर पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसकी एबिलिटी भी बढ़ेगी। समस्या को जिस परिवेश में समस्या है उस परिवेश के अनुसार से उसका समाधान भी निकालेगा। बना बनाया समाधान वह लेकर के नहीं चलेगा, वो लकीर का फकीर नहीं बनेगा। तो यह कब होगा, जब वह क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, जब वह क्या करेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगा, अपने कल्पनाओं को साकार करेगा, समस्याओं को जब अपने से अनुभव करेगा और उसको खुद से समाधान करने का कोशिश करेगा। इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है, खेल, गेम्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को खेल में सहजता से वो क्या होते हैं कि खेल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और पार्टिसिपेशन आसानी से करते हैं। पढ़ाइएगा तो सभी बच्चों की सहभागिता नहीं होगी, हो सकता है पढ़ने बोलिएगा, कोई टास्क दीजिएगा तो ये संभव है कि सब बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। लेकिन जब आप कोई खेल खिलाते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार हर बच्चा उसमें भागीदारी करना चाहता है। तो खेल है, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई गतिविधि करा रहे हैं कि चलो ठीक है तुम लोग सर्कल में खड़ा हो जाओ, अच्छा ये बच्चा ऑड नंबर बोलेगा, ये बच्चा इवन नंबर बोलेगा, या इस तरह का कुछ ऐसा कह दिए। कोई गेम ऐसा तैयार कर दिए कि ठीक है इसको क्या करना है, ऑड नंबर ही बोलना है और इसको इवन नंबर ही बोलना है। अब गलती से क्या है, क्रम से बोलना है। अब वो ऐसे करके कुछ ऐसे करते रहता है कि हम 2 बोले तो अगला 3 बोलेगा, फिर हमको 4 बोलना है, ऐसे है। और फिर कुछ ऐसा जगह पे आए जहाँ अगर तुमको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो जहाँ पे हमको हो सकता है कि कोई नंबर नहीं, कि अगर कोई नंबर में 5 आता है तो वहाँ पे क्या हो जाना है, या 5 का मल्टीपल का नंबर है, वहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, हमको साइलेंट रह जाना है। अगर हम बोल दिए तो हम गेम से आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नियम बनाया जा सकता है। तो एक गतिविधि हो गया। गतिविधि का मतलब क्या है, गति और विधि 2 वर्ड्स से बना हुआ है। मतलब कुछ एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई एक रूल बना दिए और उस रूल के अनुसार से कुछ हमको एक्टिव रहना है, और रूल जहाँ टूटा इसका मतलब है कि हम वहाँ पे अवेयर नहीं थे। तो फिर क्या होगा, इस तरह से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं विभिन्न तरह का चीज़। फिर प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है इसमें। प्रोजेक्ट वर्क देंगे, कोई प्रोजेक्ट दे दिए कि चलो ठीक है ऐसा करो कि तुम लोग पता करो अलग अलग तरह के किस किस तरह के हमारे आसपास पौधे उगे हुए हैं, उनकी पत्तियां इकट्ठा करो। फिर क्या है, उनके जड़ इकट्ठा करो, या कुछ इस तरह के बीज इकट्ठा करो अपने आसपास के जो तुम्हारे खेतों में लगाए जाते हैं। तो कौन सा ये फसल जो है वो रबी फसल है या अभी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो उन फसलों का बीज इकट्ठा करो। तो एक प्रोजेक्ट दिए, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो क्या है कि हम वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको विभिन्न चीज़ों को सिखा रहे हैं। एक तो वो कलेक्ट करेगा, कहाँ से लाएगा, कौन सा बीज है उस पर ध्यान जाएगा, उस बीज का नाम जानेगा, उस बीज का साइज़ क्या होता है, कलर क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, कितना उत्पादन होगा, कई सारा चीज़ उससे जानकारी हो सकता है। मतलब हम तो प्रोजेक्ट दे दिए, हम जब सिखाते तो लिमिटेड चीज़ सिखाते उसको, लेकिन उसको एक अनलिमिटेड चीज़ सीखने के लिए एक अवसर हम प्रदान किए जहाँ से वो विभिन्न तरह की चीज़ों को सीख सकता है, अलग अलग तरह का अनुभव जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये फायदे हैं इसके। और फिर वो क्या होता है, इससे यह फायदा होता है कि जो भी ज्ञान को वह सीखा वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जोड़ सकता है। मतलब बहुत सारा क्या होता है, जब क्लासरूम में हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में वो चीज़ सीख भी जाता है, उसका हर एक जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी दे देगा, लेकिन उसको वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसका क्या यूज है उसको पता ही नहीं चलता। अब गणित में हम एलसीएम पढ़ लिए, एलसीएम बना भी ले रहे हैं, एचसीएफ बना भी ले रहे हैं,
उसका व्यवहारिक जीवन में क्या यूज है हम नहीं समझ पाते हैं। वही चीज़ अगर हमको कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में कराया जाए और बताया जाए तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि उसका क्या उपयोग है। न्यूटन का लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिए, लेकिन अगर यदि वो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है तो उससे एक तो समझ विकसित होती है और दूसरा क्या होता है कि हम व्यवहारिक जीवन में उसका हम प्रयोग कर पाते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसको अपनी दैनिक जीवन से भी जोड़ लेते हैं और समझ भी हमारी विकसित होती है और हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार सीख पाते हैं, हमारे शिक्षार्थी अपने इंटरेस्ट के अनुसार सीख पाते हैं। हम लोग ये जाने कि प्रत्येक बच्चे का क्या होता है, सीखने का अपना क्षमता है, अपना गति है, अपना रुचि है। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षण में क्या है, प्रत्येक बच्चा अपनी ज़रूरत, अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी गति के अनुसार सीख पाता है। तो हम क्या करें कि बाल केंद्रित शिक्षण को इसलिए प्रमोट करने की बात है और हम लोग को यहाँ सिखाया जा रहा है। आखिर क्यों सिखाया जा रहा है? अभी तो हम यूजी में हैं, अभी तो हम टीचर भी नहीं बने हैं, लेकिन एक आप देखेंगे कि भारत में क्या है कि एक बड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी है या अधिकांश लोग जो है वो शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं। आज न कल हम में से कई सारे लोग शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षक बन करके शिक्षण का काम करना जो है वो ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी शिक्षण का काम करने लगे। शिक्षण कार्य में बहुत सी बारीकियों की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आर्मी में कोई बहाल होता है तो सीधे उसको ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे भेज दिया जाता है कि जाओ युद्ध हो रहा है युद्ध लड़ो। पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरह से हमें दुश्मन से खुद का बचाव करना है और किस तरह से उस पर वार करना है। उसी तरह से उससे भी ज़्यादा बारीक काम है शिक्षण का कार्य। तो शिक्षण के कार्य में क्या किन किन बुनियादी बात हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे हमारा शिक्षण का कार्य प्रभावी हो, जिससे हम जो लर्निंग आउटकम निकालना चाह रहे हैं वो निकल करके आए। अगर कोई कक्षा में बच्चा है तो उस कक्षा में जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को पढ़ाने के बाद उसे क्या क्या हासिल होना चाहिए, वो उसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह तब होगा जब हम उसके बारे में सजग रहेंगे, हमें पूर्व से कुछ आइडिया रहेगा कि हाँ शिक्षण का कार्य जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है और बिना शिक्षक के प्रशिक्षण के हम इस कार्य को सुचारू ढंग से नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी प्रतिभाशाली हों। तो अब क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षण में क्या क्या होता है। एक तो सारा चीज़ हम देखिए ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, जब हम कोई गतिविधि में भाग लेते हैं, जब हम कोई खेल में भाग लेते हैं और उसके द्वारा ही कुछ सीख रहे हैं, तो सिर्फ पाठ की चीज़ों को सीखने के साथ साथ अलग अलग कौशल है, सोशल कौशल का ज़रूरत होता है, सोशल स्किल का ज़रूरत है, इमोशनल स्किल का ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को भी हम सीख पाते हैं। अब कोई बच्चा खेल रहा है तो खेलने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना है, उसमें किसी को लीड करना होता है, किसी के साथ मिल करके काम करना होता है, सहयोग करना होता है कि नहीं, दूसरे के विचारों का भावनाओं का सम्मान करना होता है। ये सारा चीज़ नेचुरल तरीके से हम सीखते जाते हैं। अगर हम क्लासरूम में बैठ के ये करेंगे तो संभवतः इन चीज़ों का हमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी में भाग लेते हैं, जब हम कोई गेम के द्वारा ये काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क में करते हुए, कोई ग्रुप वर्क में काम करते हुए ये करते हैं, तो क्या होता है सहजतापूर्वक बिना कोई अतिरिक्त प्रयास के हमारे अंदर ये डेवलप होता चला जाता है। तो हमें जो है सो इसलिए आज जो है सो बाल केंद्रित शिक्षण को प्रमोट करने की आवश्यकता है और जानने की ज़रूरत है कि बाल केंद्रित शिक्षण है क्या चीज़। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, एक तो वो जो सोशल वैल्यूज है उसको सीख रहा है, साथ ही क्या हो रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ रहा है, आत्मनियंत्रण। बहुत जगह पर क्या होता है हमें सेल्फ कंट्रोल का ज़रूरत होता है और बहुत जगह पर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और सामाजिक मूल्यों का विकास जो है वो हो रहा है किसके द्वारा, बाल केंद्रित शिक्षण के माध्यम से। इसके साथ ही क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं,
हम अपने आसपास के जगह पे जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, अपने आसपास के जगह में जाते हैं, कक्षा से बाहर निकलते हैं, किताबों से बाहर निकलते हैं, वास्तविक दुनिया से परिचित होते हैं, वास्तविक दुनिया के समस्याओं से रूबरू होते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने आसपास की समस्याओं से, अपने आसपास के संसाधनों से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर क्या, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या समाधान निकल सकता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। और यह सॉल्यूशन जो है सो क्या होगा, हमारे आगे के लाइफ के लिए, जब हम अपने सीखने का जो जीवन है उससे जब आगे निकलेंगे और हम जब कोई रोजगार की तलाश में जाएंगे या कोई काम नौकरी पेशा करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे, उस समय क्या होगा, ये हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो मददगार होगा, क्योंकि हमने व्यवहारिक सिचुएशन में चीज़ों को सीखी है। तो व्यवहारिक जीवन में हम आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं चीज़ों को। जब हम सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करेंगे, सिर्फ कक्षा में सीखेंगे चीज़ों को, तो व्यवहारिक जीवन में समस्याओं का समाधान में दिक्कत आ सकती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ही जब हम समस्या समाधान सीखे हैं तो हमें व्यवहारिक जीवन में दिक्कतों का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, ये हमें संवेदनशील बनाता है। ये हमें संवेदनशील बनाता है कि दूसरा को दुख तकलीफ को, या दूसरा को कमजोरी को, दूसरा के कमियों को, दूसरा के शक्तियों को समझने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हमें यह भी बताता है कि समानुभूति क्या होता है, किस तरह से अगर कोई किसी कठिन परिस्थिति में रह रहा है, कोई आदमी मान लीजिए कि पैर से निशक्त है, पैर से चलने में उसे दिक्कत आ रही है। अब हम सिर्फ उसको किताबों में पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ देर हम बिताएंगे तो बहुत हद तक हम समझ पाएंगे कि उसको वास्तव में क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने में हम किस तरह से मददगार हो सकते हैं। उसकी स्थिति को, उसकी अनुभूति को हम खुद भी अनुभव कर पाएंगे, उसको बोलते हैं समानुभूति। तो ये समानुभूति का हमको ज़्यादा अवसर मिलता है जब हम शिक्षार्थियों को, बच्चों को एक मौका देते हैं, क्या, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का, बाल केंद्रित शिक्षण का, जब हम उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन यह शिक्षण जो है वो क्या है, यह शिक्षण जो है वह प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके लिए शिक्षकों को बेहतर ढंग से तैयार किया गया हो। शिक्षक जब तक ये तैयार नहीं रहेंगे, उन्होंने जो जिस परंपरा में, जिस ट्रेडिशन में, जिस तरीके से उन्होंने सीखा है खुद को, और वे मान लेंगे कि ऐसे ही सिखाया जाता है और सिर्फ शिक्षक केंद्रित शिक्षण ही जो है सो क्या है, प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सिखाया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण कैसे किया जाता है, उनको ना कोई गेम आता हो, ना कोई एक्टिविटी वो बना सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी उनके पास है, तो लर्निंग जॉयफुल नहीं होगा, आनंददायी शिक्षण नहीं होगा, बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं होगा, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा, रिलेवेंस भी नहीं होगा समाज और परिस्थितियों के अनुकूल। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चा 99% मार्क्स लाएगा, लेकिन वास्तविक जीवन के लिए वो तैयार नहीं होगा। वास्तविक जीवन में जब समस्याओं को सोल्व करने की बात होगी तो वहाँ पे वो फिसड्डी साबित होगा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बच्चों को इसलिए ये कोशिश किया जा रहा है कि उन्हें बाल केंद्रित शिक्षण दिया जाए। अब बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुख गुण क्या क्या हैं, आइए हम लोग कुछ गुण की चर्चा करते हैं। हम लोग देख लिए जो जो बात की उसमें बहुत सारे गुण हैं, एक बार सिर्फ उसका चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों की ज़रूरतों का सम्मान किया जाता है। ये क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, माने सीखते समय ही हम क्या होता है, अनुभव भी कर लेते हैं चीज़ों को। एक तो होता है कि सीधा सीधी सिर्फ सिद्धांतों को सीखना, कोई अनुभूति हमें नहीं हुई सीखने के क्रम में, लेकिन जैसे ही हम बाल केंद्रित शिक्षण करते हैं हमें क्या होता है, अनुभवात्मक शिक्षक। अनुभवात्मक शिक्षण में मतलब क्या होता है कि हम अनुभव ले रहे हैं, शिक्षण के दौरान ही, पढ़ने के दौरान ही हम अनुभव ले रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि वास्तव में क्या है, इस शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, ये जान पा रहे हैं। यहाँ पे शिक्षक जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होते हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, एक वातावरण का सृजन कर देना है मात्र। बाकी बच्चे जो है सो उस वातावरण में खुद ब खुद अपने से करके और सीखते हैं, ग्रुप में काम करके, खुद से काम करके, प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखते हैं।
ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, जिसमें कुछ ना कुछ गतिविधि होता है, करना होता है बच्चों को, और जब गतिविधि करते हैं तो सबका पार्टिसिपेशन उसमें होता है, सहभागिता होती है। ये नहीं कि एक बच्चा पीछे बैठ करके गेम खेल रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा को चूटी काट रहा है, और बाकी सामने वाले बेंच में बैठे हुए 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये एक्टिविटी कराते हैं तो सारे बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है। ग्रुप वर्क करते हैं बच्चे, ग्रुप वर्क में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, आज़ादी के साथ काम करते हैं, और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। वे खुद से अनुशासन में रहते हैं। जब खेल खेल रहे हैं बच्चे ना, तो उन्हें अनुशासन में अलग से रखना नहीं पड़ता है कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो। क्लास में बैठने के लिए बोलते हैं तुम सीधा से बैठो, माथा नीचे नहीं करो, सो नहीं, कि नहीं सुन रहा है कि नहीं मेरे बात को, खड़ा होकर के जवाब दो। ये अनुशासन बनाना पड़ता है टीचर को। लेकिन जब खेल रहे होते हैं बच्चे तो खुद अनुशासन आ जाता है, अलग से अनुशासन नहीं बनाना पड़ता है। तो ये स्व अनुशासन यहाँ से आता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसका यह है। रचनात्मकता का विकास होता है। बच्चे जो है सो अपनी कल्पना शक्ति से, अपने सूझबूझ से नई नई चीज़ों को सृजन करते हैं, और नवाचारों का विकास होता है इससे। यह क्या होता है, बच्चों के उम्र के अनुसार, जिस एज के हैं उसके अनुसार से उनको TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। उन सामग्रियों का उपयोग करते हैं वे और सीखते हैं। अगर बच्चों का एज ग्रुप क्या है उसके अनुसार से वे खेल का भी चयन करेंगे, और गतिविधियों का चयन भी उसी के अनुसार से किया जाता है। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण होता है जहाँ बच्चे सहजतापूर्वक सीख सकते हैं। अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है सीखने के लिए। सीखने के लिए डंडा लेकर के उनको डराना नहीं पड़ता है कि ये याद करो, ये लेसन याद करो, ये पाठ पढ़ो, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे किया जाता है, ये पहले होता है, ये बाद में होता है। एक बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है, बच्चे खुद ब खुद जान जाते हैं करके। तो ये बड़ा चीज़ है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या है, 2 मिनट में जान लेते हैं इसका महत्व भी। तो महत्व क्या है कि समग्र विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास हो गया, इससे मानसिक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, ये कई तरह का विकास एक साथ होता है कि नहीं। अब जब कक्षा में सिर्फ पढ़ेंगे तो सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को सहयोग कैसे करेंगे, लीड कैसे करेंगे, किसी चीज़ को लीड करने का अवसर सबको कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे कि नहीं, एक दूसरे का विचारों का हम सम्मान कैसे करेंगे, ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। अगर यदि हम कक्षा से बाहर निकल के ये चीज़ सिखाते हैं तो ये सारा चीज़ बहुत ही सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ये सारा चीज़। बच्चों की रुचि में भी वृद्धि होती है। सीखने के लिए जो इंटरेस्ट चाहिए, बिना इंटरेस्ट के हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा सीखने का, नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन खेल गतिविधि ऐसा चीज़ है जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है, और बच्चों के रुचि में, सीखने की रुचि में वृद्धि हो जाती है जब हम इस तरीके से सिखाते हैं। उनमें समस्या को समाधान करने की और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल जैसा बोले उसका विकास होता है। उनमें सृजनशीलता का विकास होता है। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक सुरक्षित वातावरण जब ऐसा इस तरह से होता है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी पे वो दबाव नहीं बना रहता है कि खड़ा कर दिए, चलो उठो तुम बोलो, तुमको याद है कि नहीं, बोर्ड के पास खड़ा किए, तुम चलो अच्छा बनाओ। तो गतिविधि तो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, एक डर बना हुआ है, शिक्षक का भय बना हुआ है। तो उससे क्या है, भय का वातावरण में जो है वो सीखने का प्रक्रिया सहज नहीं हो सकता है। सीखने का प्रक्रिया सहज तब होता है जब उसको थोड़ा आज़ादी देते हैं, थोड़ा उससे तनाव और डर से दूर रखते हैं। जब हम अपने अधिगमकर्ता को, तो आसानी से वो अधिगम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और फिर क्या होता है, लाइफ स्किल्स का जो ज़रूरत होता है, यानी पढ़ाई के बाद खास करके अगर हमको जो ज़रूरत है अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन कौशल का ज़रूरत है, जिन स्किल्स का ज़रूरत है, वो स्किल का निर्माण इस तरह से सहजता से होता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो महान लोग, जो महान शिक्षाविद कह गए हैं, बता गए हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण जो है का जो आधार है वह यह है कि बच्चों की आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुसार, उनकी गति के अनुसार जब हम सिखाते हैं
तो सीखना सहज हो जाता है। जब हम प्रैक्टिकल के द्वारा, जब हम एक्टिविटी के द्वारा, जब हम गेम के द्वारा सिखाते हैं तो क्या होता है, सिखाना सहज होता है। ये टूल की तरह काम करते हैं। जिस तरह से टूल किसी चीज़ को, कोई औजार से काम करते हैं ना, तो औजार जो है क्या करता है, किसी काम को आसान करता है। जैसे बाल्टी से हम कुआं से पानी निकाल रहे हैं तो बहुत ताकत लगता है, लेकिन क्या हुआ, एक घिरनी लगा हुआ है और घिरनी से हम खींचते हैं तो क्या होता है, आसानी से हम लोग उसको खींच लेते हैं। उसी तरह से सिखाने का जो टूल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, यह बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण एक ऐसा टूल है जिसमें बच्चा का ज़रूरत के हिसाब से सिखाया जाता है, बच्चा के क्षमता के अनुसार सिखाया जा सकता है, बच्चा के रुचि के अनुसार सिखाया जाता है, बच्चा को पर्याप्त स्वतंत्रता दिया जाता है, बच्चा जो है सो ग्रुप में काम करता है, बच्चा जो है सो क्या करता है, सीखने के क्रम में अनुभव अर्जित करता है, जो उस बाद में क्या होता है, उसके अंदर यह स्किल आता है कि हम हमारे आसपास क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या हमारे आसपास ही क्या समाधान हो सकता है, और हम अपनी दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती है उसका हम कैसे प्रभावी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हम जान सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो आज के दौर में ट्रेंडिंग है, अपनाया जा रहा है हर जगह पे, और जहाँ जहाँ भी इसको अपनाया गया है वहाँ पे रिजल्ट बाकी शिक्षण पद्धतियों से, जो बाकी शिक्षण पद्धति में, जैसे अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति का बात करें तो उससे कई गुना यह ज़्यादा प्रभावशाली है। तो कल जा कर के अगर यदि आप कभी आप लोग में से कोई शिक्षक बनते हैं और आपको यह दायित्व दिया जाता है, तो यह जो आज का जो यह पाठ है, इस पाठ को आप अपनी स्मरण में लाइएगा, इसको याद कीजिएगा, तो आपका शिक्षण निश्चित तौर पर प्रभावशाली होगा और आप बाकी शिक्षकों से बेहतर शिक्षण कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद।